नमस्ते सदावत्सले मातरमो में। जम्मू कश्मीर के विषय पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया, पहले तो उन्होंने सही एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था और जब वो वहाँ पर थे, लेकिन पाकिस्तान की जब विज़िट हुई तो पाकिस्तान के विज़िट के समय पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बड़े स्ट्रांगली आज अपोज किया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वॉल्कन बोजकिर का जुरिडिक्शन नहीं बनता और वो अपने पाकिस्तान विजिट के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया है उस भाषण का कोई मतलब नहीं होता और यूनाइटेड नेशन चार्टर के अगेंस्ट में है। मुझे लगता है कि दोनों के स्टेटमेंट में कुछ विरोधाभास है। हालांकि वो मुझे लगता है कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अगर वहाँ पर गए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जम्मू कश्मीर को लेकर, वो स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट की तरह हो सकता है, लेकिन ये बात पाकिस्तान के अखबारों ने, पाकिस्तान के जो मीडिया समूह हैं, उन्होंने बड़ा तूल पकड़ा कर, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कन्फ्लिक्ट के नाम से, अपनी प्राण बचाने के नाम से कुछ भी नहीं बचा। उनको अपने प्राण बचाने के नाम से अब जम्मू कश्मीर का एक विषय है। पाकिस्तान पूर्ण रूप से कंगाल हो चुका है। अब वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच बाच के समाप्त हो चुका है। विदेशी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड ख़त्म हो चुकी है। खाड़ी के देश उनको मानते नहीं हैं और एक रह दे के चाइना बचा है, जो चाइना उनको किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ भोजन पानी देता रहता है। और सऊदी अरबिया जैसे देश जो रमज़ान के समय पर 1800-1900 बोरियां चावल के दे देते हैं, तो किसी प्रकार रोज़ा इफ्तार हो जाता है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जब वो गए, तो जाने के बाद पाकिस्तान को मुझे लगता है कि विक्टिम समझकर एक स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट क्या है और उसका पूरा प्रभाव क्या है? उन्होंने कहा, जो मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट दिया है और उसका मतलब कैसे निकाला गया और मीडिया समूह ने कैसे दिया है, उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान को ये पूर्ण अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर का विषय यूएनओ में उठाए और ये उसका कर्तव्य भी बनता है कि वो जम्मू कश्मीर का विषय यूएनओ में उठाए। अब पाकिस्तान का अधिकार और कर्तव्य बनता है कि जम्मू कश्मीर का विषय यूएनओ में उठाए। ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, लेकिन साथ में उन्होंने जो स्टेटमेंट आगे दिया, उन्होंने कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस और शिमला एग्रीमेंट 1972 का है, शिमला एग्रीमेंट के अनुसार ही यूएनओ उस पर रिएक्ट करेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर की अगर कोई समस्या पाकिस्तान को लगती है तो उसका हल अगर किसी तरह से निकल सकता है तो वो शिमला एग्रीमेंट और यूएन चार्टर के अनुसार निकल सकता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि यूएन चार्टर ये कहता है कि किसी भी देश के इंटरनल मामलों में किसी भी प्रकार का यूएनओ इंटरवेंशन नहीं कर सकता। और जब हम यूएनओ गए भी थे 1948 1 जनवरी 1948 को, तो हम वहाँ यूएनओ में हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गए थे। अगर कोई कन्फ्लिक्ट और भारत और पाकिस्तान का उस टेरिटरी को लेकर होता तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गए। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कन्फ्लिक्ट होना आवश्यक है दोनों के तरफ से। उसमें कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो फिर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन हम सिक्योरिटी काउंसिल गए और पैसिफिक सेटलमेंट के क्लॉजेस में गए, आर्टिकल 35, आर्टिकल 36 में। पैसिफिक सेटलमेंट के मामले का मतलब होता है कि भारत ने जो एप्लीकेशन किया उसमें कहा कि हमारा और पाकिस्तान का सेटलमेंट करवाइए। आप नए आपका निर्माण हुआ है और इस नए निर्माण में जब आपके पास वहाँ संसार की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है और आपने यूएन चार्टर पास करके ये बताया है कि कोई दूसरे कंट्री में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने हमारी बहुत बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के अलावा हमारे पास कोई उपचार नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करें। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो उससे पहले आप पाकिस्तान को समझाइए और पैसिफिक सेटलमेंट करवाइए।
मुझे लगता है कि उस समय ये नेहरू जी की बेवकूफ़ी ही रही होगी, या माउंटबेटन के प्लान या माउंटबेटन के बहकावे में वहाँ गए, या फिर नेहरू जी का जैसा ओरिजिनल प्लान था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजा से कहा कि आप अगर पाकिस्तान के साथ अधिमिलन कर लेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं है। ऐसी सूचना जब महाराजा को मिली कि नेहरू और माउंटबेटन इस प्रकार का ऑफ़र दे रहे हैं, तो महाराजा बीमार हो गए। और माउंटबेटन जब उनसे मिलने गए तो महाराजा ने उनको खबर भिजवाई कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं मिल नहीं सकता। माउंटबेटन ने दूसरी बार खबर भेजी कि आप बीमार हैं तो मैं आपको देखने आया हूँ, जबकि वो अच्छे मित्र थे आपस में। महाराजा ने उनको जवाब दिया कि देखिए, मैं इतना बीमार हूँ कि मैं मिल भी नहीं सकता। माउंटबेटन दिल्ली लौट कर आए और माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि महाराजा ने ऐसे ऐसे कहा, वो बीमार हैं। तो नेहरू ने कहा कि महाराजा जब नहीं मिलना चाहते जानबूझकर, तो फिर वो बीमारी का बहाना बनाते हैं और महाराजा का ये पुराना स्टाइल है। इसका मतलब ये हो गया, अब उन लेटर्स में जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो माउंटबेटन ये बात कह रहे हैं कि राजा ये कहते हैं कि नेहरू जी को हमारे पास बिल्कुल मत भेज देना, इसके नेगोशिएशन में नेहरू का कोई रोल नहीं है और नेहरू अगर आएंगे तो अधिमिलन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी चिट्ठियों का कन्वर्सेशन महाराजा और माउंटबेटन के बीच में हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय अधिमिलन के मामले में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा थी तो वो नेहरू जी थे, जबकि अधिमिलन की चिट्ठी ऑलरेडी दिल्ली में आ चुकी थी और पूरे देश की 550 रियासतों के अधिमिलन की जिम्मेवारी उस समय पटेल के पास थी, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। लेकिन एक राज्य नेहरू ने अपने हाथ में ले रखा था और कहा था कि जम्मू कश्मीर के अधिमिलन को मैं पूर्ण करवाऊंगा और इसकी जिम्मेवारी मुझे छोड़ दो। जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहता है तो गृह मंत्री ने उनके ऊपर छोड़ दिया और एक राज्य की जिम्मेवारी उनके पास थी और वही राज्य डिस्प्यूट में चला गया। ऐसी परिस्थिति में नेहरू, जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान के हमला करने पर नेहरू चले गए यूएनओ में, और यूएनओ में नहीं, मैं कहूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल से ये हाथ जोड़कर कहने चले गए कि आप हमें बचा लीजिए, आप पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर चुका है, आप बचाइए, हाँ हम आपकी बात मानेंगे। ये यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जबकि उस समय पटेल इस पक्ष में थे कि भारत को युद्ध लड़ना चाहिए। महाराजा लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे नेहरू को कि आप सेनाओं की कमांड जम्मू कश्मीर के मामले में मुझे दे दीजिए, मैं वहां का चीफ सुप्रीम कमांडर रहा हूं और मैं वहां का राजा हूं, इसलिए मुझे वहां की धरातल की स्थिति का बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं ये क्षेत्र वापस ले लूँगा। नेहरू उनसे लगातार कहते कि तुमने अधिमिलन कर दिया है, अब तुम्हारा कोई अधिकार जम्मू कश्मीर पर नहीं बचा है, इसलिए भारत सरकार तय करेगी कि अब क्या करना है। और भारत सरकार ने ये तय किया है, नेहरू ने ये तय किया माउंटबेटन से मिलकर कि जम्मू कश्मीर का आधे से बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। बस तो वो गया तब जब आधा हिस्से में जब बचा तो होम मिनिस्ट्री एक्टिव हो गई और देश एक्टिव हो गया। हालांकि ये विषय अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब जिस समय ये बोस्किर कह रहे हैं कि भाई यूएन रेजोल्यूशंस और रेजोल्यूशंस के अलावा शिमला एग्रीमेंट 1972 इस और यूएन चार्टर, इनके अनुसार सॉल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन साथ में वो एक डिस्प्यूटेड बात ये कह देते हैं कि पाकिस्तान को यूएनओ में बढ़ चढ़कर ये मुद्दा उठाना चाहिए जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के ह्यूमन राइट का मुद्दा उठाना चाहिए और आर्टिकल 370-35 कैपिटल ए का मुद्दा उठाना चाहिए, और ये आपका कर्तव्य, आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप इस मुद्दे को उठाएं। इसके अलावा जब वो चले थे यूरोप से, जब वहाँ से, तो चलते समय उनका जब बयान आया था तो बयान में उन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर नाम का कोई भी डिस्प्यूट यूएनओ में पेंडिंग नहीं है। जम्मू कश्मीर नाम का डिस्प्यूट 1972 के एग्रीमेंट के अनुसार सॉल्व हो चुका है और 1972 का जो एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान का हुआ उसके अनुसार वो बायलैटरल इशू है, इसमें इंटरनेशनल इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एंट्री मारने के बाद उन्होंने उस स्टेटमेंट को साथ में मिलाकर दिया। हालांकि भारत सरकार को जो समस्या है, भारत के जो स्पोक्स पर्सन बांगची जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई
पाकिस्तान क्यों उठाएगा? क्या ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है क्या? ये भारत का आंतरिक मामला है, क्योंकि हमारी लाइन ये है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार से किसी भी देश को इंटरवीन करने का अधिकार नहीं। यहाँ तक आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें इंटरवेंशन के लिए ऑफ़र किया था और भारत सरकार ने साफ उस समय इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि यूएसए की कोई आवश्यकता हमको नहीं है, हम अपना इंटरनल मामला स्वयं में सॉल्व करने में सक्षम हैं और हम पाकिस्तान के साथ उसको सॉल्व करेंगे। और हमारी शुरू से नीति रही है कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन हमारी भूमि अगर किसी के पास है तो हम वापस लेकर रहेंगे। 1994 का संसद का एक रेजोल्यूशन भी है और उस रेजोल्यूशन में संसद ने ये पास किया था कि जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हम वापस लेकर रहेंगे, और पूरी संसद ने पास किया था। उस समय की संसद में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की अध्यक्षता में ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। आप समझ सकते हैं कि भारतीय संसद प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि वो हिस्सा हमें वापस चाहिए। और हमारा एक सूत्री फार्मूला है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता होगी तो इस बात पर होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वो कब और किस प्रकार वापस देंगे और कैसे उसका सत्ता का हस्तांतरण होगा, लैंड का ट्रांसफ़र होगा और पोजीशन ट्रांसफ़र कैसे होगा। मुझे लगता है कि बस इतनी सी बात को से भारत सरकार को समस्या है कि पाकिस्तान क्यों उठाएगा, और इंटरनेशनल विषय नहीं है तो इंटरनेशनल मंच पर क्या जुरिस्डिक्शन लगता है और क्या लोकस स्टैंडाई लगती है कि वो इंटरनेशनल मंच पर मामला उठाया जाए। भारत सरकार ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आप अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन आपको इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। और अब यूएनओ में किसी भी प्रकार से, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या जनरल असेंबली की बात करें, ना ही वो जनरल असेंबली में पेंडिंग है और ना ही वो सिक्योरिटी काउंसिल में पेंडिंग है। इसलिए अब किसी भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी को कुछ भी बोलने की इसमें ना तो अधिकार है और ना ही इस समय आवश्यकता है। पाकिस्तान से हम कैसे निपटेंगे ये हम तय करेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी आई है, और या फिर स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दे दिया है जो भारत में नहीं आ पाया। हालांकि भारत सरकार ने भी बड़ी सीधी सदी हुई टिप्पणी में कहा कि आपको इस पर विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये विषय अब इंटरनेशनल ना होकर राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्र को ये चिंता करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का वो भाग कैसे वापस आएगा। थैंक यू वेरी मच।